कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना, जिसने 654 ईस्वी में इन पल्लवों से बदला लिया था। इसके बाद विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय अगले शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंतीदुर्ग ने युद्ध में पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी। तो देखिए, वातापी के चालुक्य वंश को हमने अच्छे से समझा। बीच में हमने बात करी थी वेंगी के चालुक्य वंश की। तो चलिए, वेंगी के चालुक्य वंश को हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूट वंश को। वेंगी के चालुक्य की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलकेशन द्वितीय ने वेंगी मतलब आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था और विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वेंगी को बनाया था, इसीलिए यह वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? चालुक्यों के शासनकाल में हुआ है। ओके, इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक हुए। पर इस वंश का सबसे महान प्रतापी शासक जो था वो कौन हुआ? विजयादित्य तृतीय। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था और आगे चलकर चालुक्य और चोलों के बीच में वैवाहिक संबंध हुए और चोलों का प्रभाव बढ़ता गया और चालुक्यों का पतन हो गया, मतलब वेंगी के चालुक्यों का पतन हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी चालुक्यों के शासनकाल में ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमने वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्यों को अच्छे से समझा। छठी और सातवीं शताब्दी में इन दोनों चालुक्य वंश का प्रभाव देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं अब 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट वंश का प्रभाव देखने को मिला था उसकी। तो राष्ट्रकूट वंश का उदय जो है वो चालुक्यों की एक शाखा से हुआ, मतलब वातापी के चालुक्यों से हुआ, और इनका अंत चालुक्यों की दूसरी शाखा कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा हुआ। ठीक है, इसीलिए हम वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के बीच में राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया हुआ था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कौन हुआ था? कृष्ण प्रथम हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम अगला शासक हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय और अमोद वर्ष इसके अगले शासक हुए और सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था? कृष्ण तृतीय हुआ था। तो इन राजाओं से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूं कि ध्रुव जो राजा हुआ था, ध्रुव को ही क्या बोला जाता था? धारावर्ष के नाम से जाना जाता था। गोविंद तृतीय भी एक महान प्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को युद्ध में पराजित करा था। इसके बाद इसका पुत्र अमोद वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की है। किसने करी है? अमोद वर्ष ने। ध्यान दीजिएगा, इसी अमोद वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राजा ने मान्यखेत को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? अमोद वर्ष ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन्नन रहा करते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना करी थी। तो शांति पुराण की रचना किसने करी थी? कवि पोन्नन ने करी थी। ओके, आगे चलकर तेलप्य तृतीय ने इस वंश के अंतिम शासक कर्क को युद्ध में पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब हम कल्याणी के चालुक्य वंश को अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूं इससे रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, एलोरा और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, कितनी हैं? 34। इसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं में तीनों धर्म की शैलकृति देखने को मिलती हैं। कौन कौन से धर्म? बौद्ध, हिंदू और जैन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया है। इन एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने करा था? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने करा था 17वीं शताब्दी में आकर। तो यहां पर देखिए, ये राष्ट्रकूट वंश हमने अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद कौन सा हम डिस्कस करेंगे? कल्याणी के चालुक्य वंश को। तो चलिए कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में बात करते हैं। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था
वो क्या कहलाए? कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप्प द्वितीय ने की थी और इस वंश के प्रमुख शासक कौन-कौन हुए थे? तेलप्प प्रथम, तेलप्प द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षट, सोमेश्वर तृतीय और तेलप्प तृतीय। इतने सारे हमको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। इन सभी राजाओं में से सबसे महाप्रतापी शासक जो था वो कौन था? विक्रमादित्य षट था। इसने कई विद्वानों, कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था और इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिला। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हण रहा करते थे। ध्यान रखिएगा, विल्हण ने विक्रमांक चरित्र प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा, जो कि हिंदू विधि ग्रंथ है, उसकी रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तेलप्प तृतीय हुआ। आगे चलकर कल्याणी पर यादवों का अधिकार हो गया और चालुक्य वंश का पतन हो गया। मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन हो गया। तो देखिए, यहां पर हमने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करते हैं अब चोल वंश के बारे में। संगम काल में हमने पढ़ा था चोल वंश 3री शताब्दी में। उसके बाद इनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी और फिर 9वीं शताब्दी में आकर चोल वंश का फिर से उदय हुआ था। तो चलिए, अब हम 9वीं शताब्दी में जो चोलों का उदय हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 9वीं शताब्दी के चोल वंश की बात करते हैं तो 850 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयालय ने करी थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तंग प्रथम और सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था? राजेंद्र तृतीय हुआ था। तो इतने सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन करा, पर आपको इन सबको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 3 राजाओं के बारे में बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इन्हीं तीनों से निकल कर आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजयालय ने इसकी शुरुआत करी, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि विजयालय ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना करी। तंजौर को जीतकर उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। इतिहास में यह लड़ाई तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। एसएससी में क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया था, तकोल्लम का युद्ध का संबंध किससे है? तो दोस्तों, किससे है? चोलों और राष्ट्रकूटों से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राजराज प्रथम के बारे में। इस पूरे चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? राजराज प्रथम था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल से चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ होता है। इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को युद्ध में पराजित किसने करा था? इस राजराज प्रथम ने करा था। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत की थी और तंजौर में प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसी राजराज प्रथम ने करवाया था। तो यहां पर देखिए, एसएससी में 2-3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया है? तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने। और ध्यान रखिएगा, इस वृद्धेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम ने अपने शासनकाल में श्रीलंका पर आक्रमण करा और इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की। इसके बाद इसका अगला शासक कौन हुआ था? राजेंद्र प्रथम हुआ था। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि लंका का पुराना नाम जो था वो क्या था? सिंहल ही था। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सिंहल के उत्तरी हिस्से पर सबसे पहले कब्जा किसने करा था, तो किसने करा था? राजराज प्रथम ने करा था। ठीक है, सिंहल मतलब लंका। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद अगला शासक कौन हुआ था? राजेंद्र प्रथम। तो चलिए राजेंद्र प्रथम की हम बात करते हैं। 1004 से लेकर 1040वीं ईस्वी तक के बीच में शासनकाल किसका रहा? राजेंद्र प्रथम का रहा। पूरे चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी और इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया, पर वह बुरी तरह से हार गया था और यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, चोलों पर राष्ट्रकूटों ने आक्रमण करा, तो वो युद्ध कौन सा कहलाया? तकोल्लम का युद्ध। चोलों पर चालुक्यों ने आक्रमण करा, वो युद्ध कौन सा कहलाया?